हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आ चुका है। 933 के अराउंड यानी कि 933 कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट हुए हैं एज अ सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, आज की जो ये मेरी वीडियो है, मैं इसमें थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अब आने वाले समय यानी कि जो अब 28 मई 2023 को जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स होने वाला है, उसके लिए क्या क्या बुक्स पढ़ी जाए। वैसे तो अब जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो ये इन्फॉर्मेटिव नहीं है ये वीडियो इतनी, लेकिन जो बच्चे अगले साल यानी कि 2024 के लिए 2024 के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनके लिए मैंने एक ये वीडियो डाली है जिसमें मैं थोड़ा सा आज बताऊंगा कि जो हमारे प्रीलिम्स में जो सिलेबस होता है, हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी बुक्स को रेफर किया जाए। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज है। कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना है कि कितनी बुक्स पढ़ी जाए। कई मल्टी रेफरल आजकल मार्केट में बुक्स आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को लेके ये डाउट भी रहता है, कन्फ्यूजन भी रहता है। इवन कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होता है ओल्ड और न्यू एनसीईआरटीज़ को लेके, या फिर ये भी डाउट रहता है कि एनसीईआरटी पढ़नी भी चाहिए कि ना ही पढ़नी चाहिए। तो वो सारे डाउट्स आज मैं थोड़ा सा इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि जो हमारा प्रीलिम्स होता है पीटी, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, यानी GS1 एंड GS2। तो एक बार मैं पहले GS2 बता देता हूँ जल्दी से। GS2 जो होता है वो तो हमारा सीसेट पार्ट होता है, जिसमें हम इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथमेटिकल बेसिक कैलकुलेशन वाला होता है। वो वैसे भी क्वालिफाइंग पेपर होता है हमारा। जो मेन पेपर होता है वो हमारा GS1 होता है, जिसमें हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और उसके अलावा एनवायरनमेंट है, हमारा इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, प्लस करंट अफेयर्स होते हैं इसमें हमारे। तो हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल मैं बुक्स बताऊंगा और कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, पहले मैं हिस्ट्री से शुरुआत करना चाहूँगा। तो जैसे हिस्ट्री 3 हिस्सों में हमारी बटी हुई है, एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है। तो यहाँ पे मैं ये बताऊँगा कि आपको सब्जेक्ट कोई भी हो, उसकी एनसीईआरटी तो पहले पढ़नी ही पड़ेगी। अब एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि एनसीईआरटी जो है बेसिकली एक ओरिजिन पॉइंट है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। एनसीईआरटी जो बुक्स प्रिंट है, जो पब्लिश की गई हैं, वो स्कूल के बच्चों की उनकी ईजी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो आप क्या पढ़ना चाहेंगे? वो बुक्स जिनका यानी कि जो उनका वो कैब होगा या उनकी जो लैंग्वेज होगी वो टफ होगी, वो देर से समझ में आएगी, या फिर आप वो बुक्स पढ़ेंगे जिसमें ईजी अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, इक्वालिटी है या फ्रेटर्निटी हो गई, हमारे जो वर्ड्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सेकुलर है, ये वर्ड्स को आप कैसे पढ़ना चाहेंगे? डायरेक्टली उसको बहुत ही हार्ड लैंग्वेज में बता दिया जाए, एक सिंपल आसान भाषा में? क्योंकि यूपीएससी का तो मेन मोटो ये है ना, जब तक आप बेसिक नॉलेज चीज़ों की नहीं समझेंगे तो आप उसमें आंसर राइटिंग उसको कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा वास्ट सिलेबस होता है। तो मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ कि देखिए, हिस्ट्री की बात करूँ तो आपको न्यू एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। और न्यू एनसीईआरटी बुक्स, और इसमें भी स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट रहता है कि सर ओल्ड एनसीईआरटी ले या न्यू एनसीईआरटी ले। तो ओल्ड एनसीईआरटी के लिए तो मैं कहूँगा कि आप रहने दीजिए, आप न्यू एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। 6th 7th 8th 9th 10th आप न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। 11th क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है RS शर्मा, और मेडिवल की सतीश चंद्रा, वो आप ओल्ड को रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा फिर मॉडर्न बुक के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी एक स्पेक्ट्रम। बस इतनी बुक आप पढ़िए, यानी कि आपको एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेगी। बहुत पतली पतली बुक्स होती हैं, आप उनको कवर कीजिए। और जब एंशिएंट आपकी जैसे 6th में एंशिएंट होती है, फिर 7th में मेडिवल होती है, 8th में आपकी मॉडर्न होती है, और 9th 10th आपका एक पूरा कंपाइल होता है, प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री होती है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री वैसे तो प्रीलिम्स में नहीं आती, पर मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इसको पढ़ लें अगर, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके पॉलिटी और हिस्ट्री में कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो ये तो हो गया आपका हिस्ट्री का पार्ट, और इवन इसमें एनसीईआरटी की मैंने आपको बता दी है। फिर उसके बाद जो 11th 12th की एनसीईआरटी है, उसमें बेटर होगा कि आप 11th 12th की जो मैं अभी आपको नाम बताया, RS शर्मा और सतीश चंद्र, वो आप रेफर कीजिए एंशिएंट और मेडिवल के लिए। और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, ये आपके लिए मोर देन इनफ होगी। इसके अलावा आपको और कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैं बात करूँगा ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें काफ़ी सारी बुक्स हैं, जैसे GC लियोंग है और एक सरविंदर सिंह करके है। तो दोस्तों, इतनी बुक्स पर जाने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप 6th की एनसीईआरटी से लेकर 12th तक पढ़ लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। 6th से लेकर 12th तक की आप सारी एनसीईआरटी पढ़िए ज्योग्राफी की, वो आपके लिए मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई कहेगा GC लियोंग पढ़ लो, कोई कहेगा सरविंदर सिंह पढ़ लो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वही बात रहेगा। उसके
उसके बाद मैं बात करूंगा पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए पॉलिटी थोड़ा सा इजी होता है, बच्चे ज़्यादा जल्दी से उसको पकड़ लेते हैं, चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो इसमें दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप 6 से लेकर 12 तक की सारी NCERT पढ़ें, लेकिन यहाँ आप चाहें तो 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लासेस की NCERT पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि उससे पहले की जो NCERT है वो बहुत ही बेसिक नॉलेज है, वो बेसिक नॉलेज अक्सर सबको पता होती है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज 9, 10, 11, 12 ये 4 NCERT तो आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी आप M लक्ष्मीकांत पे आइएगा, क्योंकि M लक्ष्मीकांत डायरेक्ट बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। तो मैं बता दूं, आपको लक्ष्मीकांत में भी काफ़ी ऐसी डिटेल्स नहीं मिलेंगी जो आपको NCERT में मिलेगी। हमारा जो प्रीएम्बल होता है, जिसमें जो वर्ड्स होते हैं हमारे सारे, उनके लिए डिटेल चैप्टर्स बनाए गए हैं NCERT में। तो आपको NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद मैं बात करूंगा एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट की हमारी एक ही बुक आती है, शंकर IAS, वो आपके लिए मोर देन इनफ है, उससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा करंट अफेयर्स होंगे, और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं भी बाद में आऊँगा आपको। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को लेकर स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, सर क्या पढ़े, इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही, जिनका बैकग्राउंड नहीं होता। तो दोस्तों मैं बताऊँगा NCERT तो इसमें नहीं वर्कआउट करेगी, क्योंकि हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, बैंकिंग है, और GDP है, GNP है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उनको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप वैसे तो बुक्स हैं कुछ इसकी भी जो बताई गई हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, बट आप, मेरा सजेशन है आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, उस पर थोड़ी रिसर्च कीजिए, इंटरनेट से कुछ वीडियोस देखिए, और पहले समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स कैसे चलती है। उसके बाद आप इसमें करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए, जैसे विजन IAS के करंट अफेयर्स होते हैं, और GS कोर के करंट अफेयर्स होते हैं, उसका पूरा साल का PT 365 वगैरह आता है। तो आप अगर इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को फॉलो कर लें तो आपके लिए वो मोर देन इनफ रहेगा, आपको बजाय इतनी सारी बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों उसके बाद फिर मैं लास्ट में हमारा बचता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होता है हमारा दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी से रिलेटेड कोई डिटेल चीज़ें तो आती नहीं है, तो आपके लिए उसके लिए भी करंट अफेयर्स मोर देन इनफ रहेंगे, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं लास्ट में आता हूँ करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स को लेके भी बच्चों का इशू रहता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए अगर आपके पास टाइम है और आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदू हो गया या द इंडियन एक्सप्रेस हुआ, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना मैंडेटरी है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल अपने करंट अफेयर्स पढ़िए, न्यूज़पेपर को आप नॉर्मल रिकॉल करने के लिए डेली बेसिस पे जैसे न्यूज़ देखें या न्यूज़पेपर नॉर्मली पढ़े, उसको लेके नोट्स बनाना और वो सब टाइम वेस्ट मत कीजिए। बेटर है आपको बहुत सारा मार्केट में डेटा अवेलेबल होता है, साल भर का करंट अफेयर्स की पूरा अलग से कैप्सूल आपको बुक मिल जाती है, वो आप पढ़िए। बाकी डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स से अपडेट रहिए, ताकि आपकी आंसर राइटिंग और बाकी चीज़ों में आपकी प्रैक्टिस रहेगी। तो जब आप पूरी बुक का करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये रोज़ मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा और जाना था, तो वो बेटर रहता है ऑप्शन। और दोस्तों अंत में बस मैं यही बताना चाहूँगा कि ये तो रही हमारी सारी बुक्स जो मैंने आपको बताया। बुक्स मैंने आपको जो जो बताई हैं वो तो आपको सारी पढ़नी ही पड़ेंगी, प्लस करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में। जैसे अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो एनवायरनमेंट की आप पूरी बुक पढ़ेंगे, फिर उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको करंट अफेयर मिलेंगे। तो आप करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कहीं ना कहीं करंट अफेयर और वो टॉपिक कनेक्ट करते हैं। ठीक यही होता है ज्योग्राफी में, यही इकोनॉमिक्स में, यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो करंट अफेयर्स और ये सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो मैंने आपको ये सारी बुक्स आज बताई दी हैं, इवन मैं इन सारी डिटेल्स को अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सारी मिल जाएंगी। और आप आने वाले समय में और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। और यही दोस्तों आज का था मेरा टॉपिक, और इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।